हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होंगी। तो उसी में थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक रिवीजन सीरीज। ठीक है, अभी तक हमने जो क्लास 12th का पार्ट ए है, जो कि चैप्टर नंबर 8 तक है, उसका हमने पूरा जो जितने भी वीडियोस थे वो सब अपलोड हो गए हैं यूट्यूब चैनल पर। सो अगर आपने अभी तक वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज चेकआउट कीजिएगा उसे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट किए थे। कुछ वीडियोस में हमने रिवीजन किया था। अभी तक हमने 4 चैप्टर्स का रिवीजन कर लिया है पार्ट ए का। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट वाला चैप्टर हो चुका है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हो चुका है। बिजनेस एनवायरनमेंट हो चुका है एंड प्लानिंग वाला चैप्टर हो चुका है। तो अभी तक अगर आपने वो रिवीजन सीरीज, बढ़िया वाली रिवीजन सीरीज चेकआउट नहीं की है तो प्लीज उसे चेकआउट कीजिएगा। उस रिवीजन सीरीज में मैंने क्या किया है, आपका जो पूरा चैप्टर है उसे कुछ क्वेश्चंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। और उन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद, उन क्वेश्चंस को सुनने के बाद आप उसे, उस चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड फिर उस वीडियो को देखने के बाद आप चाहे तो सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिएगा, तो आपको जरूर वो आ जाएगा। ठीक है, बस कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सॉल्व करने हैं, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब हम आज के इस वीडियो में जो हमारा 5th चैप्टर था पार्ट ए का, दैट वाज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, दैट वाज ऑर्गेनाइजिंग, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। और अगर वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि हम एक ही वीडियो में कोशिश करते हैं कि पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए, तो अगर आप चाहें तो बीच में ब्रेक ले लीजिएगा, पॉज कीजिएगा वीडियो, खाना वाना खा लीजिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा और फिर वापस से आ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, स्टार्ट से लेकर के पूरा एंड तक पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने देखा था ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है। याद आ रहा है आपको, मैंने एक पूरा सा डायग्राम बनाया था और उसके बाद आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, राइट। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है ऑर्गेनाइजिंग की, जिसको पढ़कर हम आज आरंभ करेंगे हमारा ये जो रिवीजन है ऑर्गेनाइजिंग का। चलिए, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है। ऑर्गेनाइजिंग इज वन अमॉन्ग द वेरियस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसने क्या बोल दिया, जो हमने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा है उसमें से एक फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग है। इट रिफर्स टू अरेंजिंग एवरीथिंग इन अ प्रॉपर ऑर्डर। इस हर चीज को, बिजनेस में, मैनेजमेंट में, हर चीज को व्यवस्थित तरीके से रखना, प्रॉपर ऑर्डर में रखना इज व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग। जैसे घर में हम हमारे रूम को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, जब हम कोई पार्टी करते हैं तो उसे भी प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करते हैं। कुछ अगर स्कूल में एनुअल फंक्शन हो तो हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। तो वैसे ही बिजनेस में भी क्या होता है, हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइज करना, या उस फंक्शन को हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। अब हम सबको पता है कि सर हेनरी फ्योल जो है ये हमारे मैनेजमेंट के एक बड़े गुरु हैं। तो इनके वर्ड्स में ऑर्गेनाइजिंग क्या है दोस्तों, ये भी देख लेते हैं। देखिए, अगर आप ये ऐसे बड़े बड़े ऑथर्स की या फिर किसी मतलब नोन पर्सन की जो डेफिनेशंस अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं तो जो एग्जामिनर है वो आपको काफी अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, तो सर हेनरी फ्योल के वर्ड्स में ऑर्गेनाइजिंग क्या है, देखिए। टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग, रॉ मटेरियल, मशीन्स एंड टूल्स, कैपिटल एंड पर्सोनल। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये है कि उस बिजनेस को चलाने के लिए, उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो भी कुछ जरूरी है, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल, पर्सोनल,
मतलब स्टाफ। तो ये सब चीजें प्रोवाइड करना इज व्हाट ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करना। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सपोज आप कोई मैनेजमेंट कंसल्टेंट है एंड आपके पास कोई आता है और बोलता है कि भाई मेरे को है ना जो है बिजनेस एंटरप्राइज शुरू करना है, तो मेरे को बताओ कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को क्या करूं, ऑर्गेनाइज करूं। तो हम बोलेंगे उसको कि देख भाई, हमारे पास जो है 4 स्टेप होती है किसी भी बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, 4 स्टेप्स में आपका जो बिजनेस है ओवरऑल वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब जो भी आपका काम है, जो भी आपका काम है उसको तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ भाई ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये काम है। ठीक है, उसके बाद आप उसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करो, डिवाइड कर लो। अब काम जो होगा वो तो काफी बड़ा होगा, राइट, बहुत बड़ा होगा। तो हमें उसे क्या करना है, छोटे छोटे मैनेजेबल पोर्शंस में क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। तो दैट इज व्हाट आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट इज ग्रुपिंग एक्टिविटीज एंड डिपार्टमेंटेशन। अब क्या करना है, जो लगता है कि सेम टाइप का काम है, जो काम आपको सेम टाइप का लगता है उसको क्या करना है, ग्रुप कर लेना है, उसका एक ग्रुप बना लेना है और उस ग्रुप को एक डिपार्टमेंट के रूप में आपको क्रिएट कर देना है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं फाइनेंस, तो आपने पहले ये आइडेंटिफाई किया कि यार बिजनेस चलाने के लिए अपने को क्या लगेगा, फाइनेंस लगेगा, फंड्स लगेंगे, दैट वाज आइडेंटिफिकेशन। फिर आपने उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया कि एक पोर्शन जो है वो बिल्स का काम देखेगा, एक इनवॉइसिंग का देखेगा, है ना। इस तरह से आपने क्या किया, उसको डिवाइड कर लिया। फिर आपने जो भी एक्टिविटीज थी उसको एक ग्रुप में, फाइनेंस की सारी एक्टिविटीज को एक ग्रुप में कर लिया और उसका एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया जिसको नाम आपने दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट। वैसे ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वैसे ही एचआर डिपार्टमेंट, वैसे ही कॉस्ट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो इस तरह से किसी भी बिजनेस में जो डिपार्टमेंट बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं। तो हमने क्या किया, जो सिमिलर एक्टिविटीज थी उसको ग्रुप किया और उसका एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया जिसको हम कहेंगे डिपार्टमेंटेशन। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम लोगों को एम्प्लॉय करेंगे, है ना, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे और उनको उनकी ड्यूटीज देंगे कि सुन भाई, ए पर्सन तेरे को ये काम करना है, बी पर्सन तेरे को ये काम करना है, सी पर्सन तेरे को ये काम करना है ना। तो इस तरह से हम उन्हें क्या करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे जो उनका काम रहेगा। फिर एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब कि जो आपने ड्यूटीज असाइन की है उस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि कौन सुपीरियर है, कौन सबऑर्डिनेट है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसके लिए अकाउंटेबल होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप रिपोर्टिंग रिलेशंस को एस्टेब्लिश करेंगे। और जिसने आपसे पूछा था कि भाई मैं अपना एंटरप्राइज कैसे ऑर्गेनाइज करूं, बता मेरे को, तो आप बोलोगे कि देख दोस्त, तो इस तरह से इसको ऑर्गेनाइज कर सकता है। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Why the organizing function of management is performed in an organization। अब हमें इसमें बताना है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है। इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है आप लोगों के लिए दोस्तों, और वो जो निमोनिक है वो है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, बंटी और चिंटू ने, बंटी और चिंटू ने दिल्ली से अमेजोन पर एक ईयर प्लग मंगवाया। ठीक है, आप अपने दोस्तों के नाम भी यहाँ पर डाल सकते हैं ताकि आपको और अच्छी तरह से याद रहे कि भाई उसने तो अमेजोन से ईयर प्लग मंगवा लिया था, पता है तेरे को। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों का नाम भी डाल सकते हैं इसमें। देखिए अब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्या करता है दोस्तों, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग में हम उन लोगों को वो ड्यूटीज असाइन करते हैं जिसमें वो थोड़ा स्पेशलाइज्ड है, थोड़ा एक्सपर्ट है। और अगर पर्टिकुलर ड्यूटी आप किसी को असाइन कर देते हैं तो उससे उसको क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। वो काम कर करके उस चीज में क्या हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। तो दैट इज योर बंटी। ठीक है, दैट इज योर बी। ठीक है, दिस वॉज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। दूसरा है दोस्तों रोल क्लैरिटी। रोल क्लैरिटी, रोल क्लैरिटी
मतलब कि भाई अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो तो आपको पता होता है कि किसका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसका क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो दैट इज योर, और बोल सकते हो आर आर ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। तो दैट इज योर रोल क्लैरिटी। फिर नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स। तो दैट इज योर चिंटू। आपके जो वर्किंग रिलेशंस है, कौन सबॉर्डिनेट, कौन सुपीरियर, कौन किसको अकाउंटेबल, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, तो ये जो आपके वर्किंग रिलेशंस है उसमें काफी क्लैरिटी आ जाती है अगर आपका जो और आपका जो एंटरप्राइज है वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। तो बंटी और चिंटू, BRC, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर आपका जो फर्म है, आपका जो बिजनेस है वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज्ड है तो आप सबसे अच्छे से अच्छे यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने रिसोर्सेस का, अपने रिसोर्सेज का। तो दैट इज ऑल्सो योर बंटी दोस्तों। मैंने इसको बी को एक इसमें रखा है, दैट इज बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एंड दैट इज बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, दैट इज योर बंटी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आप अपने हर एक एक्टिविटी को, डिपार्टमेंट्स को क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एंड इससे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन, गुड गवर्नेंस, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी इफेक्टिव हो जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो योर चिंटू दोस्तों, कोऑर्डिनेशन। तो मैंने चिंटू में दो चीजें रखी हैं, एक तो कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन और क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशंस, ठीक है। सो बी के दो हैं एंड सी के दो है, और एक और का आर है, दैट इज रोल क्लैरिटी, ठीक है। इतना हो गया। अब नेक्स्ट इज अडॉप्ट न्यू चेंजेस। भाई अगर आप अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजिंग कर लेते हो तो आप जितने भी डायनामिक एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको आप प्रिपेयर्ड रहते हो कि हाँ अगर कोई चेंज आएगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रेडी रहती है। तो दैट इज योर अमेजोन दोस्तों, ए फॉर adopt new changes, A for Amazon, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ऑर्गेनाइजिंग परफेक्ट है, प्लानिंग परफेक्ट है, तो आप अपने बिजनेस को और न्यू प्रोडक्ट लाइन में, न्यू सेगमेंट्स में लेकर जा सकते हो। आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो काफी अच्छी हो जाएगी। तो दैट इज योर ईयर प्लग दोस्तों, ईयर प्लग, ठीक है। ईयर प्लग इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, क्योंकि आपने ड्यूटीज असाइन की, क्योंकि आपने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपनी ड्यूटीज को स्पेशलाइज कर सकते हैं, आप अपनी ड्यूटीज को और अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारा पर्सनल है, जो हमारे एम्प्लॉयज है, स्टाफ है, उनका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो दैट इज योर दिल्ली दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल इज दिल्ली। सो आई होप आपको इस निमोनिक से जो है क्लियर हो गया होगा। बंटी और चिंटू ने दिल्ली से अमेजोन पर क्या मंगवाया, ईयर प्लग मंगवाया, ठीक है। निमोनिक ये है। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए हमने लास्ट जो स्टेप पढ़ी थी ना, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो उसको हमको थोड़ा और एक्सप्लेन करना है यहाँ पे कि किस तरह से जो है हम हमारे बिजनेस में क्या कर सकते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं। The reporting relations in an organization are defined by an organization structure। देखिए दोस्तों, किस तरह की रिपोर्टिंग रिलेशनशिप होगी, वो कैसे डिफाइन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर is defined as a network of job positions, network of job positions, responsibilities and authority at different levels। अलग अलग लेवल्स पे, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये अलग अलग लेवल्स हो गए, हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, राइट। तो इन लेवल्स पर सॉरी इन लेवल्स पर
क्या क्या जॉब पोजीशंस क्रिएट हो रही हैं, क्या क्या लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या क्या लोगों की अथॉरिटी है, ये सब का एक नेटवर्क होता है, एक ऑप्टिमम नेटवर्क क्रिएट होता है, एक बेस्ट टू बेस्ट नेटवर्क क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जिससे कि हम एक बिजनेस को अच्छी तरह से रन कर सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है दोस्तों, एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजेरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म्ड। एक फ्रेमवर्क है, एक ढांचा है जिसके अंदर सारे मैनेजमेंट रिलेटेड और सारे ऑपरेशंस रिलेटेड जो काम है वो होते हैं, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू डिसाइड हाउ मेनी एम्प्लॉयज टू बी केप्ट अंडर वन सुपीरियर, है ना। अब भाई हमने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश कर ली, हमने ये तो बता दिया कि ये सुपीरियर होगा और उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन एक सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट होंगे ये कैसे पता चलेगा। एक सुपीरियर के नीचे कितने सबऑर्डिनेट होंगे ये कैसे पता चलेगा। सपोज करो आप किसी बर्थडे पार्टी में गए, तो फिर अपन बलून फोड़ते हैं और उसमें से चॉकलेट्स निकलती है। तो एक बच्चे ने कितनी चॉकलेट्स उठाई, एक बच्चे ने कितनी चॉकलेट्स उठाई, दैट इज योर कंसेप्ट, दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। बिजनेस में इसी कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। एक सुपीरियर के नीचे कितने एम्प्लॉइज, कितने सबऑर्डिनेट काम कर सकते हैं, एक बच्चे ने कितनी चॉकलेट उठाई, हाथ में उसके कितनी चॉकलेट आई, दैट इज व्हाट, दैट इज मैनेजमेंट में इस कंसेप्ट को हम बोल सकते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। और यही कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है कि भाई एक सुपीरियर के नीचे कितने एम्प्लॉयज काम कर सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि ये हमारा जो है सुपीरियर बंदा है और उसके नीचे अगर हमने ऑर्गेनाइजेशन किया तो कितने लोग काम कर सकते हैं दोस्तों, 4 एम्प्लॉयज जो है वो काम कर सकते हैं। सो बर्थडे पार्टी के एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, भाई यही कंसेप्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट विच डिसाइड्स द एम्प्लॉयज टू बी विथ वन सुपीरियर। कितने एम्प्लॉयज होंगे, कितनी हाथ में चॉकलेट आएगी, दैट इज व्हाट, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। सपोज एक एम्प्लॉय के नीचे चार, एक सुपीरियर के नीचे 4 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो दैट इज व्हाट कि भाई एक सुपीरियर 4 लोगों को आराम से हैंडल कर सकता है, दैट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, इसको एक और नाम बोलते हैं दोस्तों स्पैन ऑफ कंट्रोल डिपेंड्स अपॉन। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या स्पैन ऑफ कंट्रोल, तो अगर एग्जाम में आ जाए स्पैन ऑफ कंट्रोल के बारे में बताइए तो आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में लिखना है, ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। तो द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन कैपेसिटी एंड इंटेलिजेंस लेवल ऑफ मैनेजर्स। भाई अब वो जो बच्चा है छोटा सा, वो जो छोटा सा बच्चा है उसकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितनी ज्यादा चॉकलेट्स अपने हाथ में ले पाएगा। उस मैनेजर के उस मैनेजर की कैपेसिटी और उसके दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो कितने ज्यादा एम्प्लॉयज को संभाल सकता है, ठीक है। उस बच्चे के कैपेसिटी लेवल और उसके दिमाग पर डिपेंड करता है कि वो दूसरे अपने फ्रेंड्स को बेवकूफ बनाकर ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट्स उठा सकता है या नहीं उठा सकता। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई मैनेजर के जो कैपेसिटी लेवल है और इंटेलिजेंस लेवल है उस बेसिस पर डिपेंड होगा कि वो कितने एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रस्ट ऑफ मैनेजर्स ओवर द एम्प्लॉयज। अब अगर हम थोड़ा सा बर्थडे के एग्जाम्पल को हटा के बोले तो देखो, एक बात होती है कि एम्प्लॉयज अपने मैनेजर पर कितना ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज अपने मैनेजर पर कितना ट्रस्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो फैक्टर विच डिसाइड्स कि भाई एम्प्लॉयज कितने वो हैंडल कर सकता है, उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहेगा। द एम्प्लॉयज इंटेलिजेंस लेवल,
भाई वो जो छोटा बच्चा है उसका अपना खुद का एक इंटेलिजेंस होगा, उसका खुद का एक अपना इंटेलिजेंस होगा। वैसे ही एम्प्लॉय के इंटेलिजेंस लेवल पे डिपेंड करता है कि वो सुपीरियर के जो डायरेक्शंस है, इंस्ट्रक्शंस है, उनको किस तरह से समझ सकता है। फिर नेचर ऑफ जॉब पे भी डिपेंड करता है कि बर्थडे में अगर चॉकलेट अपने को ज्यादा से ज्यादा लेनी है तो भाई कितनी झगड़ा करना पड़ेगा, कितना लोट पोट करनी पड़ेगी। तो वैसे ही नेचर ऑफ जॉब पे डिपेंड करेगा कि आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या रहने वाला है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किन किन फैक्टर्स पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड करता है। दोस्तों 20 मिनट हो चुके हैं, आप चाहे तो एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिएगा एंड फिर वापस पॉज करिए वीडियो को एंड वापस आ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। स्टेट हाउ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अब हमें बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसे इंपॉर्टेंस रखता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हमने अभी ऊपर ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की इंपॉर्टेंस देखी थी, अब हम देखने वाले कि हमने जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के बाद एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, एक नेटवर्क क्रिएट किया है, उसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा। इट ऑर्गेनाइजेज ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस प्रॉपरली। एक व्यवस्थित तरीके से पता चल जाता है कि क्या क्या बिजनेस के ऑपरेशंस रहेंगे, ठीक है। इट इंश्योर्स बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि सबऑर्डिनेट सुपीरियर को बताएगा, है ना, फिर सुपीरियर और सुपीरियर को बताएगा, वैसे ही सुपीरियर सबऑर्डिनेट को बताएगा, सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट को बताएगा। तो इस तरह से जो पूरा कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो काफी अच्छा हो जाता है ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द वर्किंग स्टाइल ऑफ द एंटरप्राइज कैन बी नोन। भाई वो किस तरह से काम कर रही है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम करती है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से पता चल सकता है। इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग ऑल रिसोर्सेस। सारे लोग जो है अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट करके काम कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। क्लियरली डिफाइंस द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये सारे जो लेवल्स हैं ये क्लियरली डिफाइन होते हैं कि यहाँ तक जो है लोअर लेवल है, इससे ऊपर मिडिल लेवल है, उससे ऊपर टॉप लेवल है। तो अच्छी तरह से लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिफाइंड रहते हैं। सो आई होप आपको इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है हमें ये बताना है। दोस्तों ब्रॉडली जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो दो तरह के का होता है, एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, है ना, ये सारे क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो इन फंक्शंस के बेसिस पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी तरह के फंक्शंस हो रहे हैं उस बेसिस पर डिपेंड करेगा कि आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होगा। फिर नेक्स्ट इज डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी जिस प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, दोस्तों जो कंपनी जिस प्रोडक्ट्स में डील करती है उस पे डिपेंड करेगा। सपोज करो कंपनी कॉस्मेटिक्स में काम कर रही है, कंपनी उसके बाद अलग अलग प्रोडक्ट्स में काम कर रही है। जैसे मान लो कोई कंपनी है जो स्टेशनरी में काम कर रही है, उसके अलावा कोई कंपनी बोले तो इलेक्ट्रिकल में काम कर रही है, तो उसके एक ही कंपनी के मतलब अलग अलग जो है प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, एक ही कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मान लो ग्रोसरी में भी डील कर रही है, उसके बाद गारमेंट्स में भी डील कर रही है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डील कर रही है। तो इस तरह से जो है कंपनी जिन जिन प्रोडक्ट्स में डील करती है उस बेसिस पे जो है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया
जा सकता है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट्स। जिस कंपनी में प्रोडक्ट्स जिस प्रकार के होंगे उस हिसाब से ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हमें एक एक जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको समझाना रहेगा, और उसके बाद हमें उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस बताने पड़ेंगे, और फिर उसे हमें ये बताना पड़ेगा कि क्यों हमें ये स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए, मतलब उसकी सुटेबिलिटी बतानी पड़ेगी। ठीक है, सुटेबिलिटी बतानी पड़ेगी। सबसे पहले चलिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम समझाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन अबाउट फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्या जानते हैं आप फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में, एंड वुड यू चूज दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर योर कंपनी। तो चलिए बताते हैं कि अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रक्चर क्रिएटेड based on the diverse functions performed in an organization। suppose फाइनेंस हो गया, उसके बाद कॉस्ट एंड प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो ये सारे अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पर जो हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। I would choose this organization structure after considering the benefits and drawbacks of this structure, है ना। This can be listed as follows। क्या होता है एक तरफ मैंने लिखे हैं इसके एडवांटेजेस, ठीक है, एक तरफ मैंने लिखे इसके एडवांटेजेस और दूसरी तरफ मैंने लिखे इसके डिसएडवांटेजेस। ठीक है, तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या होता है दोस्तों, स्पेशलाइजेशन आता है, क्योंकि आप वही फंक्शन बार बार परफॉर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आता है। इजी सुपरविजन, क्योंकि एक ही उस डिपार्टमेंट में उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का बेसिस ही वही है कि वो फंक्शंस के बेसिस पे बना हुआ है, तो वही एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसमें परफॉर्म हो रहा होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उस डिपार्टमेंट में। तो सुपरविजन करना आसान हो जाता है, क्योंकि वही उसी फंक्शन से रिलेटेड सारे काम होने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इजी कोऑर्डिनेशन। आप कोऑर्डिनेट भी आसानी से कर पाएंगे अगर एक ही फंक्शन के बेसिस पे आपने ऑर्गेनाइजेशन का उस डिपार्टमेंट का काम करना है, तो कोऑर्डिनेशन भी आसान हो जाता है। इंक्रीजेस मैनेजरियल एफिशिएंसी। अब जो मैनेजमेंट है या जो मैनेजर है वो उस फंक्शन से रिलेटेड काम को अच्छी तरह से संभाल सकता है, उस फंक्शन से रिलेटेड काम ही उसको देखने होते हैं, इसीलिए उसकी जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इफेक्टिव ट्रेनिंग। अब उस फंक्शन से रिलेटेड ही आपको क्या करना है, लोगों को, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना है, सबऑर्डिनेट्स को ट्रेन करना है, तो ट्रेनिंग उसमें क्या हो जाती है, इफेक्टिव हो जाती है। सपोज करो कोई नया कंप्यूटराइज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग आया होगा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को या कॉस्ट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पर्टिकुलर उस चीज के लिए ट्रेन करना रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग है उस फंक्शन से रिलेटेड होने की वजह से क्या हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इफेक्टिव हो जाएगी। वहीं अगर मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूं दोस्तों, तो डिफिकल्टीज इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऐसा क्यों होता होगा दोस्तों, क्योंकि कभी कभी है ना, अगर फंक्शंस के बेसिस पे आप अगर मतलब डिवीजन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने पर्सनल चीजों पे ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है, पर्सनल इंटरेस्ट देखने लग जाते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है उनसे। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है दोस्तों वो अचीव करने में थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि वो उसी फंक्शन से रिलेटेड सारे काम करते रहते, लेकिन कहीं ना कहीं उनका कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट उसमें आ जाता है। ठीक है, डिक्रीजेस इन कोऑर्डिनेशन या डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन। कहीं हमने एक तरफ तो देखा कि भाई इजी कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन अगर ढंग से फंक्शन आपने ढंग से काम नहीं किया, आपका ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी नहीं है, उस डिपार्टमेंट में अगर हार्मनी नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन आपका कम हो सकता है। तो सबको अच्छी तरह से काम करना चाहिए।
फिर डिपार्टमेंटल हेड्स एटीट्यूड, जो मैनेजर है डिपार्टमेंट का, एचओडी है, उसको कहीं ना कहीं क्या आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। जो डिपार्टमेंटल हेड है उसको एटीट्यूड आ जाता है कि भाई मेरे फंक्शन से जो है पूरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए, राइट। फिर डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उसी फंक्शन से रिलेटेड काम चलता है तो पता नहीं किसने क्या काम कर दिया। अब वहां पे आप अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स कर सकते और उसको ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने थोड़ी किया, इसने किया, मैंने थोड़ी किया, इसने किया। जैसे अगर भाई बहन में झगड़ा हो जाए तो भाई क्या बोलता है, मैंने थोड़ी किया, मेरी बड़ी बहन ने किया या बड़े भाई ने किया। तो इस तरह से क्या होता है, डिफिकल्टी टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उसी फंक्शन से रिलेटेड काम चल रहा है तो आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में दिक्कत हो सकती है। फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्यों, क्योंकि आप उसी फंक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप चाहो कि आपको कुछ नया काम करना है तो आप नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको इसके जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो इन बेसिस, इन सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंसिडर करने के बाद, इन रीजंस की वजह से हम क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या करेंगे दोस्तों, चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे, बिकॉज लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग इन वन प्रोडक्ट लाइन, सपोज करो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो एक प्रोडक्ट लाइन में डील कर रही है ना, एक प्रोडक्ट लाइन में डील कर रही है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको ऑब्वियस सी बात है कि उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स फंक्शंस के बेसिस पे बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें काफी सारे जो है फंक्शंस होंगे। इसीलिए लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो ये वाला ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट करती है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। भाई हमें तो इस फंक्शन में ही स्पेशलाइजेशन चाहिए, हमें इस फंक्शन में ही हमें अच्छे से अच्छा काम करना है, तो जिसको, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है वो क्या करती हैं, इस फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चूज करेंगी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, चलिए आप कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप चूज करेंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, जो कंपनी की प्रोडक्ट लाइंस है, उस बेसिस पे जो है बनता है ना। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड, when an organization structure is created based on the products या product lines companies deal in is called divisional organization structure. For example, suppose करो फर्नीचर में डील कर रहा है, या फिर ग्रोसरीज में डील कर रहा है, या फिर सीमेंट में डील कर रहा है, या फिर लैपटॉप्स में डील कर रहा है। सपोज पेपर फ्राई है ना, ग्रोसरीज में बिग बाजार, सीमेंट में अल्ट्राटेक, लैपटॉप्स में मान लो एप्पल, है ना। तो अगर कोई कंपनी, मैं तो सिर्फ एग्जांपल दिया है, बहुत सारी अलग अलग कंपनीज बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील करती रहती है ना। तो जो कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स में डील कर रही है वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएगी दोस्तों, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का नाम होगा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। I would like to choose this organization structure after considering the benefits and drawbacks of organization structure, which are as follows. अब हमें इस इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के क्या बताने हैं, एडवांटेजेस बताने हैं ऑन वन साइड, एडवांटेजेस बताने हैं एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं। देखिए, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, भाई उसी प्रोडक्ट में डील कर रहा है इतने सालों से, तो वो कहीं ना कहीं स्पेशलाइजेशन हो ही जाता है उस बारे में, ठीक है। फास्ट डिसीजन मेकिंग, उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है डिसीजंस लेने हैं तो जल्दी जल्दी क्विक डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम हो रहा है तो कौन किसने क्या काम किया है, यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना
थोड़ा सा आसान हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि हम अलग अलग प्रोडक्ट्स लाइन में हमारे बिजनेस को ले जा रहे हैं, तो कौन से प्रोडक्ट लाइन में क्या क्या अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हैं हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, भाई प्रोडक्ट लाइन में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का बहुत स्कोप रहता है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल इस वजह से जो है इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चूज कर सकते हैं। वहीं अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है तो आपको बहुत बड़ा जो है एक्सपेंडिचर लगेगा, बहुत सारे रिसोर्सेज लगेंगे, है ना। तो इस वजह से मोर रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फॉर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट्स होते हैं कि भाई हम तो इसी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो हमारा यही डिपार्टमेंट रहेगा, बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट रहता है और वो कुछ और भी नहीं सोचते फिर, ठीक है। और कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट भी हो सकते हैं। देखो दोस्तों, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो रहता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्लिक्ट तो रहता ही है। तो प्रोडक्ट फोकस्ड डिपार्टमेंट में जैसे दो डिपार्टमेंट्स है, उसने क्या किया, एक प्रोडक्ट बनाया, दूसरे ने दूसरा प्रोडक्ट बनाया ए बी। तो वो बोलेगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट तेरे से ज्यादा अच्छा है, तू बोलेगा कि तेरा प्रोडक्ट मेरे से ज्यादा अच्छा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट हो सकते हैं। आई होप आपको ये डिसएडवांटेजेस भी क्लियर हो गए होंगे। सो क्यों मेरे को चूज करना चाहिए ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील कर रही है तो उसको ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन दैट रिक्वायर प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, अगर उसको प्रोडक्ट में डील करना है, उसको प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो क्या करना चाहिए उसको, ये वाला जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर लाना चाहिए। ईच डिवीजन टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, है ना, ईच डिवीजन टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। भाई एक प्रोडक्ट जो है वो अपने आप में पूरा है, ठीक है, उसमें वो जो प्रोडक्ट रहेगा उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे, अलग अलग फंक्शंस होंगे, तो वो अपने आप में एक पूरा जो है काम करेगा, सेल्फ इंडिपेंडेंट होके काम करेगा, वो कहीं भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी रिसोर्सेज, जितने भी फंक्शंस होंगे वो उस प्रोडक्ट के लिए सफिशिएंट होंगे, एंड दैट इज योर सेल्फ इंडिपेंडेंट रहना, किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं। फिर कंपनीज विच वांट टू ऐड प्रोडक्ट लाइन इन फ्यूचर, अगर आपका कुछ ऐसा प्लान है कि फ्यूचर में आपको प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है तो आपको इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चूज करना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा भी दोस्तों बहुत अलग अलग टाइप के जो है ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती है किसी भी बिजनेस में। देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ये तो हमने अभी बात करी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बारे में कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से ऑर्गेनाइज करोगे। अब हम बात कर रहे हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद, इस स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के बाद किस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बन सकती है। तो दो तरह की बन सकती है, पहली कौन सी दोस्तों, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब हमें इसके कंसेप्ट एंड फीचर को बताना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कंसेप्ट एंड फीचर को बताना है। तो अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज अ रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो हमने जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन किया और उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना, दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि उसमें सारी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड है, रोल क्लैरिटी है, हमें पता है कि कहाँ पर हमें रिपोर्ट करना है, कहाँ से हमें ऑर्डर मिलेंगे, है ना। तो that is your because of organizing function, where a systematic organization structure is created for achievement of goals, proper reporting relationships established and ensure smooth and efficient working of an organization। क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से क्या हो सकता है, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उसको हम इजीली अचीव कर सकते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप हमें पता होते हैं, और इससे हमारी स्मूथ वर्किंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। द फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज, क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग से क्या बनता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है।
क्रिएटेड इंटेंशनली फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल, तो क्योंकि हमें जो गोल्स है वो अचीव करने हैं, इसीलिए हम इसे इंटेंशनली बनाते हैं, ठीक है। ईच इंडिविजुअल इज असाइंड अ स्पेसिफिक जॉब। अब इस बंदे को एक स्पेसिफिक जॉब दिया रहेगा, इस बंदे ने इस बंदे को जो है अलग अलग जॉब दिए रहेंगे। तो इस तरह से हर एक इंडिविजुअल के पास अपना एक जॉब रहता है, ठीक है। ईच इंडिविजुअल हैज फिक्स्ड अथॉरिटी। अब हर एक इंडिविजुअल की जो अथॉरिटी है, अब अथॉरिटी क्या होता है इसे हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। हर एक इंडिविजुअल की अथॉरिटी फिक्स रहती है। जैसे इस इंडिविजुअल की अपनी एक अथॉरिटी रहेगी, इस इंडिविजुअल की अपनी रहेगी, इस इंडिविजुअल की अपनी रहेगी। तो अलग अलग जो है इंडिविजुअल्स की अथॉरिटी फिक्स रहती है। क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, जैसे ये वाला बंदा इसके ये वाला बंदा इसके सुपीरियर है, ये वाला बंदा इन तीनों के सुपीरियर है, ये वाला बंदा इन तीनों के सुपीरियर है, फिर ये वाली आंटी जो है इस इन दोनों के सुपीरियर है ना, ये वाले अंकल इन दोनों के सुपीरियर है, ये वाली। तो इस तरह से जो पूरा जो सबऑर्डिनेट सॉरी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है वो अच्छी तरह से बन जाता है, ठीक है। वो थोड़ा सा हो जाता है गाइस, आई एम सो सॉरी, ठीक है। क्रिएट्स अ प्रॉपर चेन ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन फ्लो कैसे होगा वो भी अच्छी तरह से इसमें रहता है कि ये जो आंटी है ये इनको कम्युनिकेट करेगी, ये अंकल इनको कम्युनिकेट करेंगे, फिर ये अंकल इनको कम्युनिकेट करेंगे, फिर ये अंकल इनको कम्युनिकेट करेंगी, ये आंटी इनको कम्युनिकेट करेगी, ये अंकल इनको कम्युनिकेट करेंगे, ये अंकल किसको करेंगे, इनको करेंगे। तो इस तरह से कम्युनिकेशन किस तरह से होगा वो भी एकदम क्लियर होता है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 12 क्वेश्चंस डिस्कस हो गए हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो ब्रेक ले सकते हैं। 40 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें बताना है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के क्या बेनिफिट्स हैं एंड क्या ड्रॉबैक्स हैं। Yes, there are some benefits as well as drawbacks of formal organization structure. It can be listed as follows. सिस्टमैटिक वर्किंग होती है इसमें, क्योंकि क्या होता है, क्योंकि सारे वर्किंग रिलेशंस जो हैं एस्टेब्लिश्ड रहते हैं, गोल सबको पता होता है क्या अचीव करना है, स्मूथ फंक्शनिंग होती है, तो वर्किंग बिल्कुल सिस्टमैटिक रहती है, बिल्कुल सिस्टमैटिक रहती है। नेक्स्ट इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ये इंटेंशनली क्रिएट की जाती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके, इसीलिए ये इसका एक बेनिफिट रहता है। नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, जिसको एक काम दे दिया वो वापस से काम मतलब बार बार वो काम करना ऐसा जरूरी नहीं रहता है। जिसको जो काम दे दिया सिर्फ वो वही काम करेगा, तो नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक पर्सन ने जो है 2 बार काम कर दिया या दो पर्सन ने एक ही काम कर दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन रहता है एंड क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड, कि ये जो देखो यहाँ से समझो वापस से, क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड। क्रिएशन ऑफ चेन ऑफ कमांड मतलब कि ये पर्सन जो है ये इस अंकल को देंगे, फिर ये अंकल ये इन अंकल को देंगे, ये अंकल इन अंकल को सॉरी आंटी को देंगे, और ये अंकल को देंगे। तो इस तरह से कमांड की जो चेन है कि कौन किसको कमांड करेगा, कौन किसको ऑर्डर्स देगा, ये क्लियर होता है, ठीक है। फिर डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन मतलब कि यार इतने सारी जो है प्रोसेसेस फॉलो करनी पड़ती है। पहले तो मैं खुद डिसीजन लूंगी या लूंगा, फिर उसके बाद मैं जो है इनको बताऊंगा, फिर इनको बताऊंगा, फिर मेरे को परमिशन मिलेगी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो देयर इज डिले इन डिसीजन, डिले इन एक्शन। इग्नोर सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय। एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को कैसा सोशल इन्वायरमेंट चाहिए, कैसी एक उसकी क्या सोशल नीड है, उसको इग्नोर किया जाता है, और बस आपको यही काम करना है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। दैट इज द ओनली मोटिव हियर, ओके। तो यहाँ कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड काम ज्यादा रहता है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाईलाइट द कंसेप्ट एंड फीचर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखो नाम से ही क्लियर हो गया, जो फॉर्मल नहीं है। तो मतलब जो हमने ऊपर पढ़ा जस्ट इसका अपोजिट रहेगा ये,
An informal organization is created to fulfill the social needs of employees. यहाँ पे social needs को ज्यादा महत्व दिया गया है, भाई फ्रेंडशिप रखना चाहिए, ठीक है। तो सोशल नीड्स जो है ना, वर्किंग सोशल एनवायरनमेंट जो रहेगा बिजनेस का, उस पर ज्यादा फोकस रहेगा इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो सॉरी, इस ऑर्गेनाइजेशन का। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड टू फुलफिल द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय। चलो गप्पे मारते हैं, थोड़ी टॉक वॉक कर लेते हैं, चिट चैट्स, ओके। तो दैट इज योर सोशल नीड्स एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसीलिए क्रिएट होता है, जैसे बहुत सारे कलीग्स जो होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, फ्रेंड्स हो जाते हैं ना। इट इज अ नेटवर्क ऑफ फ्रेंडली ग्रुप्स होते हैं वहां पे, एंड सोशल ग्रुप्स टू सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल नीड्स। भाई एक दिमाग की नीड होती है, नहीं यार मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं है, मेरे को तो दोस्त चाहिए, मेरे को कोई फ्रेंड नहीं है। तो इस तरह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो एम्प्लॉयज के बीच में क्या होते हैं, सोशल ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, फ्रेंडली ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। द फीचर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी लिस्टेड एज, फीचर्स क्या है, इट गेट्स क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। देखो अब भाई फ्रेंड्स तो जैसे आप स्कूल जाते हो तो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं धीरे धीरे, जैसे आपका स्कूल में टाइम गुजरता जाता है। तो वैसे ही जब आप साथ में काम करते हैं, है ना, तो इस तरह से आपके जो ये क्या बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्रिएट ऑटोमेटिक हो जाता है। क्रिएटेड टू फुलफिल द सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय, डज नॉट फॉलो फिक्स पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी किससे कम्युनिकेट, कोई भी रूमर, कोई भी जोक मार के जो है आराम से आपका कम्युनिकेशन चलता है। इसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन जो हमने ऊपर पढ़ा था वो फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी नोन। भाई किसने रूमर फैलाई, किसने ये इंफॉर्मेशन फैलाई, किस सोर्स से निकली है, ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है। डिपेंड्स ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई उसके बाद ऑटोमेटिकली ये वाली ऑर्गेनाइजेशन जो है क्रिएट हो जाती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स। अब इसके बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स क्या होंगे दोस्तों, देखिए फास्ट कम्युनिकेशन होता है, जैसे अगर किसी किसी बात की पता चल गई आपको, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप फैलाएंगे कि भाई उसका तो ऐसा है, भाई उसका तो ऐसा है, ठीक है। तो देयर इज फास्ट कम्युनिकेशन। फिर फुलफिल सोशल नीड्स, ये तो आप लिख के ही आ जाना इस वाले क्वेश्चन में कि भाई सोशल नीड्स तो फुलफिल हो ही रही है। फिर करेक्ट फीडबैक कैसे, क्योंकि देखो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है, हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से पता कर सकते हैं। वो अच्छी तरह से फीडबैक देगा कि ये जो मैनेजर है ये बहुत ही ज्यादा कंजूस है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा काम करवाता है हमसे। तो इस तरह से जो भी फीडबैक है ना, जो भी फीडबैक है वो अच्छी तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ सकता है। वही मैं इसके डिसएडवांटेजेस की बात करूँ तो स्प्रेड रूमर्स, ठीक है, रूमर्स फैलते हैं। नो सिस्टमैटिक वर्किंग, कोई भी किसी से बात कर रहा है, पाथ ऑफ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, वर्किंग रिलेशंस भी, वर्किंग अच्छी से मतलब वर्किंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। मे ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट, भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह अच्छी भी है तो कहीं वो खराब भी रहती है, ठीक है। तो नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं कि भाई अब सब गप्पे ही मार रहे हैं, कोई काम ही नहीं कर रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो है जो गोल है वो अचीव नहीं हो पा रहा। तो इस वजह से नेगेटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। मोर एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल इंटरेस्ट, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया जाता है और इंडिविजुअल इंटरेस्ट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे और आपको अच्छा भी मजा आ रहा है रिविजन में, आपके सारे जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो रहे हैं। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में से शेयर भी कर दीजिएगा, उनको भी हेल्प हो जाएगी। चलिए, स्टेट हाउ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी स्ट्रेटेजिकली यूज्ड। अब बताओ कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है तो भाई फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इसका कुछ बेनिफिट होना चाहिए। तो कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कैन बी यूज टू गैदर द सपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। सपोज करो कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बड़ा सा चेंज होने वाला है, ठीक है। अब अगर हम जितने भी एम्प्लॉयज हैं
हम इन इनफॉर्मल ग्रुप्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, सारे के सारे एम्प्लॉयज का क्या कर सकते हैं, सपोर्ट इकट्ठा कर सकते हैं, और इससे हमारा जो भी चेंज हम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं या जो भी हम नया कुछ करना चाहते हैं वो इजीली हो सकता है। तो हम किसी भी नई चीज के लिए या किसी भी चीज के लिए जो है एम्प्लॉयज का सपोर्ट गैदर कर सकते हैं और उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा इससे। ठीक है, फास्ट फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, अगर मैनेजर ने कुछ बोल दिया तो वो जल्दी से जल्दी जो है इन ग्रुप्स के थ्रू क्या होता है, कम्युनिकेट हो जाता है। थ्रू कॉपरेशन मैनेजर्स कैन टेक द एडवांटेज ऑफ बोथ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह से काफी ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एडवांटेज है वो लिया जा सकता है। अब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, दोस्तों ये एक हमारा नया कंसेप्ट है, आप चाहे तो ब्रेक ले सकते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे। हम आप पॉज कर दीजिए वीडियो, 50 मिनट्स हो चुके हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा और बचा है, फिर कंप्लीट करते हैं इसको फटफट। ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ व्हाई मैनेजर शुड यूज द कंसेप्ट। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी refers to downward transfer of authority, refers to downward transfer of authority from the superior to subordinate, from superior to subordinate. First, a manager passes some of its responsibilities and then also shares authority. सबसे पहले वो क्या करता है, कुछ उस पर ऑब्लिगेशन डालता है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डालता है। सबसे पहले कोई भी मैनेजर अपने एम्प्लॉय पे सबसे पहले थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा कि भाई तुमको ये काम करना है। उसके बाद उसकी अथॉरिटी भी शेयर करता है। अथॉरिटी मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर। अथॉरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों, डिसीजन मेकिंग पावर। अगर मैंने आपको ये काम दिया तो मैं आपको ये अथॉरिटी देता हूं कि आप इस पे डिसीजन भी ले सकते हो। तो दैट इज पहले थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना और फिर उसके बाद उसमें अथॉरिटी शेयर करना कि भाई डिसीजन लेने का अधिकार भी तुमको है इस मैटर से रिलेटेड, इस मैटर से रिलेटेड। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इफेक्टिव मैनेजमेंट रहता है इससे। क्यों, क्योंकि अगर आपने जो है अपने सबॉर्डिनेट को थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है तो आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा एंड फिर आप इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, है ना। अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉय डेवलपमेंट, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेदारी दी, अथॉरिटी दी, उस वजह से एम्प्लॉय का भी डेवलपमेंट होता है। मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, हाँ भाई यस 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 यस, मेरे को अथॉरिटी मिली है, मैं डिसीजन ले सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहता है एम्प्लॉय। ठीक है, कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहता है एम्प्लॉय। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ भी इससे काफी अच्छी हो सकती है। फॉर्म्स अ बेस फॉर मैनेजमेंट हायरार्की, कैसे, कैसे, जैसे आपने किसी एम्प्लॉय को जो है काम दिया, एम्प्लॉय को काम दिया, उसने बहुत अच्छे से काम निभाया, तो भाई आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई इसमें तो बहुत अच्छे जो हैं, कुछ तो अलग बात है इसमें, आप इसको क्या कर सकते हो, प्रमोशन दे सकते हो। तो एक हायरार्की बन जाती कि इस पर्सन के बाद ये आएगा, आपको एक एफिशिएंट बंदा मिल जाता है, एक अच्छा इंटेलिजेंट और एक अच्छा कंपीटेंट पर्सन मिल जाता है जो आपको आगे ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने की जो है हिम्मत रखता है। एंड दैट इज व्हाट मैनेजमेंट हायरार्की, आप उसको प्रमोट करके उस पोजीशन पे लेकर आ सकते हैं। तो डेलीगेशन की वजह से ये तो पता चल जाता है कि आगे कौन प्रमोट होगा, किसमें इतना हौसला है कि वो ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, तो अगर आपने किसी को अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उससे आप ये काम कर सकते हो। बेटर कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि डेलीगेशन में जो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जो अथॉरिटी दी, तो उसमें एक तरह से कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि काम भी अच्छे से काम हो जाना है। ठीक है, रिड्यूस वर्कलोड फॉर मैनेजर, क्योंकि मैनेजर ने जो थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी है वो किसको दे दी, अपने सबॉर्डिनेट को दे दी, तो मैनेजर पे इतना लोड नहीं आता है और जो कंपनी की या बिजनेस की कोर एक्टिविटीज है उसको वो काम अच्छे से कर सकता है। What steps are taken for completing the process of delegation of authority? Discuss the feature of each. Discuss the feature of each. तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी सबऑर्डिनेट है उसको पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेंगे, फिर अथॉरिटी देंगे, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन
मेकिंग पावर, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पावर देंगे। एंड फिर वो उस काम के लिए क्या होगा दोस्तों, अकाउंटेबल होगा। अकाउंटेबल होना मतलब कि आंसरेबल होना, ठीक है, अकाउंटेबल होना मतलब कि क्या होना, आंसरेबल होना। ओ माय गॉड, ठीक है, अकाउंटेबल होना मतलब कि आंसरेबल होना। मैंने एन देखा और मैंने सोचा ये क्या लिख रही हूँ मैं, ठीक है, तो दैट इज एन। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब कि आंसरेबल होना। चलिए, द फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी लिस्टेड एज एड, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या फीचर्स है देखिए। ऑब्लिगेशन टू प्रॉपरली परफॉर्म द टास्क, उस पर एक जिम्मेदारी होती है कि हम उसको जो है सुपीरियर सबऑर्डिनेट को जो है अपना काम अच्छे से करना है, अपना काम अच्छे से करना है, उसके पास एक जिम्मेदारी होती है, ठीक है। उसके बाद अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ठीक है, क्योंकि जो सुपीरियर है वो सबऑर्डिनेट को क्या करता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करता है, तो जो भी सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप है उससे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट असाइन मतलब अराइज होता है। जैसे आपकी जो मम्मी है वो सुपीरियर है एंड आप सबऑर्डिनेट है, तो वो आपको कुछ जिम्मेदारियां देती है ना, कि भाई घर के ये काम तेरे को करना है ना, तो इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप से ही अराइज होती है एंड फ्लोज अपवर्ड। सुपीरियर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को देगा, है ना, सुपीरियर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको देगा, सबऑर्डिनेट को देगा। और फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसको असाइन हुई, सबऑर्डिनेट को असाइन हुई। फिर जो सबऑर्डिनेट है वो किसके लिए अकाउंटेबल रहेगा, ऊपर सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल होगा। तो इस तरह से अपवर्ड्स ये फ्लो होता है ना, सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। द फीचर्स ऑफ अथॉरिटी आर एज फॉलोज। अब अथॉरिटी मतलब डीएमपी, डिसीजन मेकिंग पावर। तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो किस रैंक पे काम कर रहा है, वो किस जॉब पोजीशन पर है, उस बेसिस पे डिपेंड करता है कि उसकी अथॉरिटी कितनी रहेगी, है ना। जैसे कोई मैनेजर है तो उसके पास ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है, कोई अगर डायरेक्टर है तो उसके पास ज्यादा डिसीजन मेकिंग पावर है। वहीं अगर कोई वर्कमैन है, कोई फैक्ट्री वर्कर है, तो उसके पास अथॉरिटी लेने का पावर कम रहेगा, ठीक है। इट इज द पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है, इट इज द पावर टू टेक डिसीजन। इट डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, किसके पास डिसीजन लेने की पावर है, कौन किसको अपने डिसीजन डायरेक्ट कर सकता है, सुना सकता है, दैट इज व्हाट सबऑर्डिनेट सुपीरियर रिलेशनशिप से मतलब इससे सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप बनता है। रिस्ट्रिक्टेड ड्यू टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, यहाँ पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो सुपीरियर ने डायरेक्शन दी है उस बेसिस पे ही अथॉरिटी असाइन होगी। तो रेगुलेशंस एंड रूल्स की वजह से ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि एक पर्सन को अगर ज्यादा दे दी ना अपन ने अथॉरिटी तो वो मिसयूज भी कर सकता है, इसीलिए फिर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस से रिस्ट्रिक्टेड रहता है। फ्लोज डाउनवर्ड्स क्यों, क्योंकि सुपीरियर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को क्या करेगा, अथॉरिटी देगा, फिर सबऑर्डिनेट अपने नीचे वाले को जो है वो देगा, अथॉरिटी देगा। वही अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो वो ऊपर रहता है। ऊपर क्यों रहता है, क्योंकि जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, उसने जो उसको काम दिया वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। वो सबऑर्डिनेट का काम है कि उसको जो ऑब्लिगेशन दिया गया है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। और अथॉरिटी कैसे फ्लो होगी, डाउनवर्ड फ्लो होगी। फिर अथॉरिटी इक्वल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जरूरी है, क्योंकि जितनी आपने एक पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उतनी ही आपको अथॉरिटी देनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, मिसयूज होगा, यहाँ पे मिसयूज होगा। इसीलिए ये सारी बातें ध्यान में रखिए, ठीक है, ओके। आई होप आपको मजा आ रहा है, सारे आपके जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो रहे हैं। चलिए, वही मैं अकाउंटेबिलिटी की बात करूं तो अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड और पास्ड। अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह, अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी की तरह डेलीगेट नहीं होती। एक पर्सन ने वो काम किया,
ठीक है, एक पर्सन ने वो काम किया, वो ऑटोमेटिक उस काम के लिए अकाउंटेबल रहेगा, आंसरेबल रहेगा कि कैसे उसने वो काम किया या काम नहीं किया, तो क्या रीजन रहा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेलीगेशन का कंसेप्ट नहीं है, बस आपने वो काम किया ना तो आप अकाउंटेबल हो जाओगे। ठीक है, रिक्वायर्स रेगुलर फीडबैक ऑफ वर्क डन, आपने कैसे काम किया, क्या रीजंस थे काम नहीं किया, आधा काम किया तो आधा क्यों किया, है ना। तो इस तरह से रेगुलर फीडबैक होना जरूरी है। मैनेजर्स हैं जो सुपीरियर लोग हैं, वो क्या करते हैं, रेगुलर फीडबैक लेते रहना, दैट इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी रहना। फ्लोज अपवर्ड्स, नीचे जो सबऑर्डिनेट है वो अपने काम के लिए किसको अकाउंटेबल रहेगा, सुपीरियर को, फिर सुपीरियर उसके सुपीरियर को, फिर सुपीरियर उसके सुपीरियर को। तो इस तरह से ऊपर की तरफ फ्लो होता है अकाउंटेबिलिटी का, नीचे जो काम किया वो ऊपर अकाउंटेबल रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बस 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 होने ही वाला है। What would you prefer for your organization? Authority in few hands और evenly distribution of authority? बताइए, आप क्या ये चाहेंगे कि डिसीजन मेकिंग पावर जो है, अथॉरिटी है, वो कुछ हाथों में रहे। मतलब क्या रहे दोस्तों यहाँ पर, मतलब क्या है इसका मतलब है सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, कि भाई जो अथॉरिटी है वो इवनली सब जो डिस्ट्रीब्यूट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अथॉरिटी भी रहे, इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो दैट इज व्हाट डिसेंट्रलाइजेशन। अथॉरिटी इन फ्यू हैंड मीन्स सेंट्रलाइजेशन एंड अथॉरिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर बोथ पॉलिसी डिसीजन, कंपनी की पॉलिसी होती है कि भाई डिसीजन मेकिंग पावर कुछ के हाथों में रखना है या डिसीजन मेकिंग पावर सब में बांट देना है। स्कॉलर सजेस्ट दैट देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन द टू, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। कुछ ऐसे डिसीजंस होने चाहिए जो कि सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए, जो कंपनी से कोर बिजनेस से डील कर, कोर बिजनेस से रिलेटेड है, वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए। और जो कंपनी के रेगुलर है, रेगुलर डिसीजंस है, वो अगर आप उसको डिसेंट्रलाइज भी कर देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द टू। सेंट्रलाइजेशन मीन्स व्हेन द पावर टू टेक डिसीजन इज इन द हैंड्स ऑफ द फ्यू, जनरली हायर ऑफिशियल्स के पास रहता है। Decentralization means even distribution of authority from top to the very bottom level of organization. ऊपर से लेकर के नीचे तक ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी लिस्टेड एज, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, तो इन्होंने क्या करा, इसका इंपॉर्टेंस दे दिया। तो हमें अब इसको समझाना है कि क्यों डिसेंट्रलाइजेशन जो है एक अच्छा पॉलिसी डिसीजन हो सकता है। क्योंकि सेंट्रलाइजेशन में ना अथॉरिटी फ्यू के हाथ में रहती है तो उसको ज्यादा प्रमोशन नहीं रहता है। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, डेवलप्स इनिशिएटिव अमॉन्ग द एम्प्लॉयज, क्योंकि एक तरह से एम्प्लॉयज क्या करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, डिसीजन मेकिंग में इनिशिएटिव लेते हैं, तो इस वजह से डिसेंट्रलाइजेशन एक अच्छा कंसेप्ट हो सकता है। डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हेरारकी क्रिएट होती है ना, हेरारकी क्रिएट होती है, टैलेंट पता चल जाता है कि किसके पास वो टैलेंट है जो आगे बिजनेस को संभाल सकता है। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि सबके पास अपनी अपनी अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, अथॉरिटी डिसेंट्रलाइज्ड है, तो सब लोग अपने अपने डिसीजंस जल्दी से जल्दी ले सकते हैं। रिलीफ टू टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो आराम से रहता है। क्यों, क्योंकि जो रेगुलर डिसीजंस है वो किसके पास चले जाते हैं, मिडिल और लोअर के पास चले जाते हैं लेवल पर। तो फिर क्या होता है, टॉप लेवल को थोड़ा बहुत रिलीफ रहता है, उस पर इतना बर्डन नहीं रहता है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, अगर अच्छे से डिसेंट्रलाइजेशन है तो कहीं ना कहीं कंपनी की ग्रोथ भी ज्यादा रहेगी। बेटर कंट्रोल रहता है एंड इम्प्रूव टीम वर्क, सब अच्छे से मिलकर काम करते हैं। सो ये दोस्तों हमारा यहाँ पर जो है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का जो रिवीजन है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट रिवीजन में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।